तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की समरी पढ़ेंगे आज हम कि पूरे लेसन में एक्चुअल में है क्या। ब्रीफ समरी यहाँ पे लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें कंटेंट्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, वो चीजें पढ़ेंगे। जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी होंगे ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी कोई चीज है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सिंपली हो गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो सोर्सेज हमारे नेचुरली भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरली जो नेचुरली अक्कर होते हैं, आर्टिफिशियली जो बनाए जा सकते हैं वो आर्टिफिशियल होंगे। उसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे ना सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं एग्जॉस्टिबल और एक होते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कौन से होंगे, जो खत्म हो सकते हैं किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये खत्म हो सकते हैं। और इनएग्जॉस्टिबल कौन से होंगे, जो खत्म कभी भी नहीं हो सकते। यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की भी दो कैटेगरीज आती हैं। रिन्यूएबल कौन से होंगे, जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो दोबारा बनाए जा सकते हैं वो एक कंसिडरेबल टाइम के अंदर बने। ऐसा नहीं कि वो लाखों सालों के बाद बने तो वो रिन्यूएबल में काउंट नहीं होंगे। तो रिन्यूएबल में यहाँ पे एग्जांपल्स आ सकते हैं, जिससे भी हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट हो सकता है, ऑक्सीजन है, वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज आएंगे। ठीक है, इस तरह के जो सोर्सेज है वो रिन्यूएबल में काउंट होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे, जो दोबारा बनाए नहीं जा सकते या बनेंगे तो बहुत सालों में बनेंगे, तो वो नॉन रिन्यूएबल में काउंट होते हैं, जैसे पेट्रोल एंड डीजल या फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है एनर्जी कंजर्वेशन का एक लॉ था जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 9th क्लास में, कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो ना तो खत्म हो सकती है और ना ही मतलब उसको पैदा किया जाता है, वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल लें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। इसी के साथ एक टॉपिक पढ़ा था हमने, एनर्जी क्राइसिस क्या होते हैं। एनर्जी क्राइसिस अभी एनर्जी के सोर्सेज की कमी होना। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ रहे हैं। अभी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, फिर एनर्जी क्राइसिस आएंगे क्यों, ये चीज समझ नहीं है। एनर्जी क्राइसिस इसलिए आएंगे क्योंकि जो कन्वर्जन हो रहा है वो एक इरिवर्सिबल कन्वर्जन है, उसको दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, यूजेबल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। इसी वजह से जब एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो जाता है तो उसकी एनर्जी जो उससे एनर्जी कन्वर्ट होती है, उस एनर्जी को वापस से सोर्सेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो एनर्जी सोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या हो गए हमारे खत्म हो गया। उसी चीज को हम बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। अब होते हैं आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी? किस सोर्स को हम ऐसे बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जैसे इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हमारे आसपास ही मिल जाए, ऐसा ना हो भी हमें उसको लेके जाने के लिए अमेरिका जाना पड़े, कोई फायदा नहीं होगा वहाँ पे। उसके बाद इजीली अवेलेबल होने के साथ साथ सस्ता होना चाहिए। बहुत महंगा होगा तो फायदा उसका भी नहीं होगा। जैसे यूरेनियम की अगर बात करें, यूरेनियम एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, बट महंगा इतना ज़्यादा वो अफोर्डेबल नहीं हो, ना ही ज़्यादा इजी टू यूज है। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो वही बात आ गई यहाँ पे, अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल मतलब इजी टू यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो हमें काम कुछ करना है और उससे वो काम पॉसिबल ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, कोई पोल्यूशन ना फैलाए, स्मोकलेस होना चाहिए। उसके बाद स्मोकलेस के साथ साथ यहाँ पे कोई वो वेस्ट ना छोड़े अपना, कोई भी ऐस राख वगैरह उसकी ना बचे, तो वो भी एक आइडियल सोर्स के भी क्या होंगे, मतलब आइडियल सोर्स के लिए प्रॉपर्टीज रहेंगी। उसके बाद इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होनी चाहिए उसकी। और लास्ट में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाएगा। उसके बाद फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल ऐसे सब्सटेंस है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और वो जलने के बाद हमें हीट एनर्जी देते हैं, एक कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी किसी भी चीज़ से मिल रही है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी कि वो जलाया जा सकता है, जैसे कागज है। अब कागज को एज ए फ्यूल थोड़ी मानेंगे, कागज एज ए फ्यूल कंसिडर नहीं किया जा सकता। फ्यूल उसको मानेंगे हम जो एक तो कंबस्टिबल होना चाहिए और तो उसके बाद इजीली अवेलेबल हो और उससे जो एनर्जी है वो इजीली एक्सट्रैक्ट की जा सके, हीट एनर्जी। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स सिंपली जो फ्यूल्स हमें फॉसिल से मिलते हैं।
फॉसिल्स मतलब जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसके, यानी कि जो चीजें नीचे दब गई थी लाखों करोड़ों साल पहले, पेड़ पौधे थे या जीव जंतु से वो धरती के नीचे दब गए, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कोल या फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, तो उन चीजों को बोलेंगे हम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जनरली ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर आते हैं, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता बाहर से। उसके बाद आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज वो है जिसको हम बड़े लेवल पे यूज करते हैं, जनरली हमारी एनर्जी की 60 to 70% रिक्वायरमेंट इन्हीं से पूरी होती है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। यहाँ पे दो तरह के कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे पास आते हैं, एक तो थर्मल एनर्जी होती है और एक आता है हाइड्रो एनर्जी। ये दो तरह के ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी है जो फॉसिल फ्यूल्स की थर्मल पावर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उनको हीट अप करके बॉयल करके स्टीम बना के स्टीम प्रेशर से टरबाइन्स घुमाए जाएंगे जिससे कि जो थर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो वर्ड वाटर से रिलेटेड होता है, इसका मतलब यहाँ पे डैम्स बना के डैम्स के पानी से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, उस चीज़ को हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज या फिर इनको अल्टरनेट सोर्सेज भी बोलते हैं, जैसे विंड एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे, विंड एनर्जी के बाद आता है सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद ओशन थर्मल के बाद होती है जियो थर्मल एनर्जी, एंड जियो थर्मल लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये है हमारे नॉन कन्वेंशनल या फिर इनको बोलते हैं अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनसे हमें बिजली मिलती तो है लेकिन बहुत थोड़ी मिलती है, कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं मिलती, इसके लिए इनको अल्टरनेट सोर्स यानी कि विकल्प के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे विंड एनर्जी है, हवा की एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सनलाइट का यूज किया जाएगा, कुकिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, वाटर हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है सोलर सेल्स का यूज। उसके बाद वेव एनर्जी आती है, ओशंस के अंदर जनरली वेव डेवलप होते हैं, उस वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टर्बाइन्स घुमाए जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसके बाद आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जनरली हमें पता है ओशंस के अंदर टाइड्स आते हैं, उन टाइड्स का पानी डैम्स के अंदर इकट्ठा करके कोलेक्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होगी? ओशन थर्मल एनर्जी में एक कंसेप्ट होता है ओशंस के अंदर कि जैसे जैसे 1 किलोमीटर हम नीचे जाते हैं, गहराई में जाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पे नीचे जाने में। ऐसे ही अगर 2-3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस हीट एनर्जी का, उस बढ़े हुए टेम्परेचर का यूज करके ही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है। उसके बाद होता है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जनरली वोल्केनोज के अंदर जो एनर्जी निकलती है, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, फटते हैं जो ज्वालामुखी है, तो उससे जो मैग्मा निकलता है उसकी हीट एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? जियोथर्मल एनर्जी। लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी आता है। न्यूक्लियर एनर्जी में जनरली 2 तरह की प्रोसेसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के अंदर एक जो हैवी एलिमेंट है वो लाइटर एलिमेंट में टूटता है और एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होगा कि 2 हल्के एटम्स कंबाइन होकर एक हैवी एटम बनाते हैं और हैवी एलिमेंट बनाने के साथ साथ क्या होगा, एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी का यूज कहाँ पे किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में। जनरली न्यूक्लियर एनर्जी का यूज एटम बम्स बनाने के लिए भी करते हैं मिलने, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव पर्पज हो गया, वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं लास्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके नुकसान क्या होंगे, दुष्प्रभाव क्या है। तो
तो यहाँ पे इन सभी को कंसिडर करना पड़ेगा हमें। इनके नुकसान भी होते हैं, फायदे नहीं है। तो जैसे थर्मल एनर्जी में कोयला और पेट्रोल यूज किया जाता है, तो उसके नुकसान क्या होंगे? पोल्यूशन फैलेगा बहुत ज़्यादा, एसिड रेन वगैरह या फिर ग्लोबल वार्मिंग, बहुत चीज़ें डेवलप होगी। हाइड्रो एनर्जी, डैम्स बनाए जाते हैं तो बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। इतना सारा पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी ज़मीन है जो पानी में डूब जाएगी। उसके बाद विंड एनर्जी के अपने नुकसान है, इंस्टॉलेशन रेट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा कॉस्ट लगती है। सोलर एनर्जी, सिलिकॉन से सोलर सेल्स बनते हैं जो एक पॉइजनस सब्सटेंस माना जाता है। वेव एनर्जी, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। टाइडल एनर्जी, इसमें भी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी। ओशन थर्मल एनर्जी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी है, जैसे जियोथर्मल एनर्जी भी हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, वोल्केनोज के पास ही होती है। न्यूक्लियर एनर्जी के अपने साइड इफेक्ट से रेडिएशन पोल्यूशन फैलता है जो कि कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो ये पूरा का पूरा इस लेसन का ब्रीफ रिव्यू था जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। और ठीक है, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।